नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें आपको कुछ अच्छे जो विचार आदि चाहिए, जो चीज़ आप बुक्स पढ़ के कवर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर मिलती है। अब जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट यही होता है कि न्यूज़पेपर में पढ़े क्या और उसमें से नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि कई लोग तो क्या करते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर है तो उसमें जो भी चीज़ है वो सारी लिख लेंगे। कई बार जैसे जो करंट अफेयर की न्यूज़ होती है कि जैसे उसको वहाँ पे ऐसा किया गया, उसको ये सब चीज़ें लिखने की नहीं होती है। करंट अफेयर तो आपको एक मैगजीन ऑलरेडी मिलती है, महीने के एंड में मैगजीन आती है, वहाँ से आपको वैसे भी कवर हो जाता है और उसमें सब चीज़ें एक जगह कंपाइलेशन मिलता है उसका, तो उसको आप इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ईजी सी ट्रिक अपना के न्यूज़पेपर को आप 15 से 20 मिनट में पूरा कर सकते हो और बाकी वाला जो टाइम बचता है उसमें आप अपना जो करंट अफेयर का दूसरा सेक्शन है उसको कर सकते हो। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं या जो कई लोग ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पढ़ने में ही अपना जो स्टडी का मेन टाइम खर्च कर देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे केवल करंट अफेयर ही पढ़ते हैं। इतना करंट अफेयर को टाइम देना वर्थ ही नहीं होता है। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है न्यूज़पेपर के अंदर, कई ऐसी न्यूज़ आती है कि जैसे आज वहाँ पे वो उद्घाटन किया गया या जैसे इनको अवार्ड दिया गया, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी उसमें जो भी आप क्रोनोलॉजी पढ़ोगे या आप मूवल पढ़ोगे या जो भी मैगजीन आप फॉलो करते हो वहाँ पे मिल जाएगी आराम से। आपको न्यूज़पेपर से जो चीज़ें लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके एडिटोरियल, और एडिटोरियल में भी क्या चीज़ लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एडिटोरियल तो बहुत बड़ा आता है। अब अगर सारा लिखने बैठोगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो एडिटोरियल में जो ये लेखक होते हैं वो कुछ बातें ऐसी बोलते हैं, वो अपने काम की होती है। जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें अगर ये चीज़ अपन डालते हैं तो एक काफ़ी अच्छा अपना उत्तर बन जाता है। तो देखिए, कल का जो न्यूज़पेपर था, पत्रिका और भास्कर, दोनों से ही मैंने जो है एक एक आर्टिकल लिया है। और इसके अलावा परसों के आर्टिकल, जो परसों का न्यूज़पेपर था राजस्थान पत्रिका, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो G20 के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की जाती है वही मैंने आपको इसमें बताया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें ये किस तरह से इसमें बताया गया है कि ये जो संविधान के बारे में इसमें है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का बोध कराता है हमारा संविधान। तो ये हमारे पेपर 3 के अंदर संविधान से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान की मुख्य विशेषताएं बताओ, या नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है। तो अब इसको आपको पहले तो सरसरी निगाह से पढ़ना है क्या क्या है, उसके बाद आपको जो भी चीज़ें काम की लगती है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी लगी। एक तो एक कोट इसमें अच्छा लगा कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं। तो ये कोट आपको कई जगह, जैसे आप अगर संविधान का सवाल करोगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। आपके अगर पल्लवन पूछा जाए तो वहाँ पे भी काम आ सकता है, कहीं पे भी आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मसाला होता है अपने उत्तर लिखने का, ठीक है। जैसे अब इसका उन्होंने बताया भी है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इनके मतलब एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि हम पर किसी का राज नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, मतलब हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। तो वही इसके अंदर दिखाया गया है कि हम जो है वो मतलब जिम्मेदारी का मतलब समाज के अनुसार चलने के लिए नियम बनाए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को काम की लगी। अभी मैं बताऊंगा आपको मैंने कैसे लिखा है इसको आगे। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को वापस यहाँ पे काम का लगा, ये पूरा पढ़ लिया। तो संविधान में जो है समय समय पर संशोधन भी हुए, क्योंकि एक संविधान कहते हैं कि हमारा संविधान जो है लचीला है, या फिर हमारा संविधान जो जीवंत है। जीवंत का मतलब होता है कि समय के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। ठीक है, तो ये भारत के संविधान की अच्छी बात है कि हमने समय के साथ अपने को ढाला है, इसीलिए हमारे यहाँ इतने संविधान हुए हैं, लगभग 105 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, अब उसमें भी जो एक प्रोफेसर है एस एन मिश्रा, उन्होंने कहा है कि उसमें से मूल संशोधन तो केवल 10 ही हुए। मूल संशोधन मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन जो किया गया संविधान में, वो तो ऐसे केवल 10 ही है। जैसे 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था, उनमें मतलब जैसे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया गया। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें तो समय के अकॉर्डिंग चलती है, तो वो चेंज करनी ही पड़ती है। इसीलिए जो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा संविधान तो बहुत ज़्यादा ही लचीला है, ऐसा नहीं है। हमने समय के अकॉर्डिंग खुद को ढाला है। तो ये हमारी एक जो वृहद सोच इससे विकसित हो गई।
ये जो चीज़ अपने को मिली, ये अपन अगर ऐसा आ जाए कि संविधान लचीला है, इस तरह का प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो उसमें आप ये कोट डाल सकते हो कि प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा ने ये कहा है कि इतने संशोधनों के बावजूद भी जो मुख्य संशोधन तो 10 ही हुए। आप ब्रैकेट में एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उदाहरण 42वां और 44वां संविधान संशोधन, तो इसका एक काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो कई अगर जैसे आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपको संविधान की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगती है, या फिर अपने कोई ऐसी पूछा जाए कि संविधान की विशेषता है तो सबसे टॉप में आप कौन से लिखोगे, तो इसमें बताया है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है ना वो इसके मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, और मौलिक अधिकार की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये ईश्वर ने नहीं दी है हमको, ठीक है, ना ही किसी धर्म ग्रंथ से ली है हमने, ये हमने स्वयं को उपहार दिया है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, और व्यक्ति की जो निजता का अधिकार हो गया, जिसमें जो आर्टिकल 21 के अंदर जो मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, तो ये हमने खुद को उपहार दिया है एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा पॉइंट मिल गया है इसमें से। ठीक है, ऐसे ही जैसे जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, यानी कि जो एक सरकार के 3 पार्ट होते हैं, जो एक लोकतंत्र के 3 पार्ट होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, तो ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है। मतलब कोई भी संप्रभु नहीं है, कोई भी सर्वे सर्वा नहीं है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है। जैसे अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना लेती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उसको जो है खारिज कर लेती है। कार्यपालिका कई बार जो ऐसा जो अधिनियम क्या कहते हैं उसको, वह नियम अधिनियम जो ऐसा बना देती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज है वो अगर जो है अगर नियमों से नहीं चलते तो उस पर उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये मतलब एक नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत है, और संविधान को लोकतंत्र की पवित्र पुस्तक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर ली इसमें। ठीक है, इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कथन कहा था कि हमने राजनीतिक समानता तो हासिल कर ली, राजनीतिक समानता तो दे दी कि भाई एक मत और एक ही वो एक व्यक्ति एक वोट वाला सिद्धांत दे दिया। इसके अलावा सबको जो है अपना प्रतिनिधित्व रखने का भी अधिकार है, लेकिन अभी तक हमने सामाजिक समानता को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। क्योंकि आपने देखा होगा, अपन अगर संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि जो मूल अधिकार है उसमें ज़्यादातर पूर्व जो है वो राजनीतिक समानता का दिया हुआ है। सामाजिक समानता को हमने डीपीएसपी के अंदर रख दिया, मतलब वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो सामाजिक समानता मतलब सरकारों की इच्छा पे छोड़ दिया, जो सरकारें आएगी उनकी इच्छा पे छोड़ दिया। वो चाहे तो उस पर अगर कोई कानून बनाए और नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकती। तो एक प्रकार से अगर इस तरह का काम करते हैं तो ये जो सामाजिक समानता धीरे धीरे बढ़ के उग्र हो सकती है, और इसके परिणाम भी कई बार देखे जाते हैं। सामाजिक असमानता जो है, तो उन्होंने बताया कि जैसे नक्सलवाद जैसे शुरू हुआ तो वो सामाजिक असमानता का ही एक कारण था, इसलिए जो है उग्र हुआ। कई बार जो है वो सामाजिक असमानता अपराध को भी जन्म देती है। तो ये चीज़ें यहाँ से अपने को मिली। अब देखो मैंने इसको लिखा कैसे है, बिल्कुल शॉर्ट में, और आपको क्योंकि आप चीज़ पढ़ लोगे तो खाली आपको उस दिन एक दिन के लिए याद रहेगी। अगर आप उसको लिख लोगे तो जब भी कभी रिवाइज करोगे तो आप आराम से उसको जो है वो अपने माइंड में याद रख सकते हो, और जब भी एग्जाम में लिखना होगा तब आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इस पर 4-5 लाइनें इसको जो अच्छी लगी, एक तो वही जो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ हम पर किसी का राज नहीं है। ठीक है, ऐसे उसके बाद जैसे भारत का संविधान विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक है। ये अगर आपको स्टार्ट में अगर जैसे इंट्रो लिखना हो कहीं पे कि भाई संविधान की विशेषता बताओ, तो ये लाइन डाल सकते हो, विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी अच्छी बातें और हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल उनको डाला गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर हमें जीवंतता भी है, मतलब समय के साथ हम अपने को चेंज भी कर सकते हैं। तो श्रेष्ठतम संविधानों में आता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जैसे फ्रांस में हो गया, चाइना में हो गया, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ब्राज़ील के आसपास सही था, चिली के आसपास, तो वहाँ पे संविधान 2-2, 3-3 बार लिख लिए गए। एक बार संविधान बना, उसको वापस नहीं मान के अगली बार वापस लिखा। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में अभी भी वही संविधान चल रहा है और हम इसको अच्छे से चला रहे हैं। तो ये श्रेष्ठतम संविधानों में से एक है। ठीक है, फिर सर और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि प्रारूप समिति ने जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया था ना, तो उसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं चली, उसमें सर्वसम्मति थी, यानी हर चीज़ सब लोगों ने कही तभी उसको मानी गई। ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर वो मैंने बताया कि एस.एन. शर्मा ने जो कहा है कि एस.एन. मिश्रा ने कहा है कि मुख्य संशोधन तो केवल 10 ही हुए हैं। ठीक है, फिर संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो एक उसको पवित्र पुस्तक का दर्जा देने में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर हमने नियंत्रण संतुलन जो है वो भी इस संविधान की अच्छी विशेषता है। तो ये इस आर्टिकल से मेन जो क्रक्स थे उसके लिए 4-5 चीज़ें हैं। अब हम इसको 2-3-4 बार रिवाइज करेंगे, तो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, कहीं भी उत्तर लिखेंगे, टेस्ट सीरीज में उत्तर लिखेंगे या मेन एग्जाम में भी उत्तर लिखेंगे, तो इस तरह की अगर लाइन डालते हैं ना, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा उत्तर कहलाता है और एग्जामिनर को प्रभावित करता है। अब जैसे अगला इसका आर्टिकल है जो दैनिक भास्कर से लिया था, जो भी कोलोजियम को लेकर सरकार और जजों के बीच में टकराव चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिया। अब इसमें जो मेन चीज़ जो काम की थी वो मैंने यहाँ से
एक तो जो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में जो मतलब कहते हैं कि भारत में मतलब ऐसा व्यवस्था है कि न्यायपालिका ही खुद जो जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, ऐसा मतलब कहीं भी नहीं पाया जाता। फिर इसमें जो नेपोटिज्म का अंश भी देखा जाता है, क्योंकि भाई भतीजावाद कई लोग इसमें कहते हैं कि जैसे जज का बेटा ही जज बन जाता है, और जो वंचित वर्ग है जैसे महिलाएं हो गई, SC ST हो गए, इनका जो है इतना जो जुडिशरी में इतना जो इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसका एक कारण ये भी है कि मतलब जो अपारदर्शिता होती है, जज अपनी मर्जी से जो उनके सर्कल में होते हैं उसके हिसाब से जो कॉलेजियम बनता है और उस हिसाब से जो ये आगे से आगे चलता है। तो इसमें इस जो कहते हैं कि भाई कॉलेजियम व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में ही है। तो इसके लिए भी जैसे एक डॉक्टर अंबेडकर ने एक कहा था कि मतलब संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे ना, तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाएगी। तो ये लाइन भी बहुत अच्छी लाइन है कि अपना संविधान आप अंत में अगर जो है ना, अगर जैसे कंक्लूजन देना चाहते हो कहीं पे, जैसे आपको संविधान की विशेषताएं बताई, ये पूछा, तो आपने इंट्रो में तो दे दिया कि भारत का संविधान विश्व का श्रेष्ठतम संविधान है, ये जो जीवन संविधान है, हमने इतने काम किए। उसके बाद इसकी विशेषता लिख दी कि इसमें जैसे लिखित और लंबा संविधान है, ठीक है। उसके बाद इसमें मौलिक अधिकार भी है, और इसके अलावा जो इसमें DPSP भी डले हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत जैसे कई देशों से लिखित जो इसको कई संविधानों का अध्ययन करके फिर लिया गया है। इसमें जो है वो एकात्मकता और संघात्मक दोनों प्रावधान है, ठीक है। इस तरह से ये तो उसके जो लिख दी विशेषता है। उसके बाद अब कंक्लूड करना है, तो संविधान की विशेषता है जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके जो ये भविष्य के सपनों का एक पूरा एक ये महल है, ठीक है। उन्होंने आदर्श व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा है कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, ये कंक्लूजन में लिख दोगे आप, अगर उसको लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो सकती है। इसलिए इसको अच्छे से लागू करना चाहिए, तभी एक जो है अच्छा लोकतंत्र बन सकता है। तो एक आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें आप न्यूज़पेपर से, ये चीज़ें बार बार आती रहती है न्यूज़पेपर में, तो वहाँ से आपके रिवीजन भी होता रहता है। उसको आप डायरी में लिख के रखोगे तो चीज़ें आपके जब भी बार बार रिवीजन होगा, तो जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको अपने आप ही वो कोड याद आ जाएगा, तो वो लिखने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक जुडिशरी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो जो कानून के सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून बहुत क्लिष्ट होते हैं, लोगों को समझ में आते नहीं है, तो ये दिक्कत है। फिर जो है जुडिशरी में इंग्लिश का बोलबाला है, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होता नहीं है, तो क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना, जैसे भी ई कोर्ट चल रहा है, तो ई कोर्ट में क्या है कि हर चीज़ पारदर्शी होगी, फीस कट रही है, आपका जो है क्या कहते हैं ये वर्चुअल कोर्ट भी होंगे इसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। इसके अलावा कई बार कहते हैं कि भाई न्यायपालिका में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जुडिशरी के अंदर जो जजों की नियुक्ति नहीं होती है, खाली रहते हैं पद, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वो न्याय मिलने में देरी होती है। तो अगर आपको ये मतलब एक चीज़ आप 50 जगह यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे न्याय न मिलना, सॉरी जो न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है, ये अगर आपको पल्लवन लिखने के लिए आ गया, ठीक है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है और बहुत लंबा टाइम लगता है, तो ये चीज़ वहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। तकनीक का इस्तेमाल भी अभी तक प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये कमी है। कॉलेजियम सबसे बड़ी जो इसमें कमी देखी थी, कॉलेजियम में जो अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है इसका, तो ये चीज़ अपन ने ले ली। तो बाकी इसमें काम की नहीं है ये चीज़ें, जैसे जस्टिस जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा, उन्होंने तू तुम्हें में कि ये अपने काम की नहीं है, ठीक है। अपने को क्या लेना है वो ये है। तो अब जैसे एक जैसे ये लाइन भी है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए TN सेशन जैसे चुनाव आयोग की तर्ज पर जगमोहन सिन्हा जैसे नीरज जजों की भी जरूरत है, ठीक है। अब आपको नहीं पता जगमोहन सिन्हा कौन है, तो एक बार आप गूगल भी कर सकते हो जगमोहन सिन्हा जज कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, ठीक है। तो वो आपके जैसे कि महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षा है, वहाँ पर अगर आ जाए, या फिर प्रशासकों के जीवन से मिलने वाली शिक्षा है, तो उसमें इनका भी कोड डाल सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा कहीं आ जाए कानून व्यवस्था में सुधार का कोई सवाल आ गया, तो वहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो कि TN सेशन और जस्टिस जगमोहन सिन्हा जैसे लोग अगर आते हैं, तो इस व्यवस्था ऐसे ही अगर अपन एक प्रशासक बनते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कॉलेजियम के सुधार के लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई है। एक तो ये बताया कि मतलब आप क्या कहते हैं जजों की जो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की बजाय एक ऐसा एक सचिवालय बना दिया जाए, या ऐसी संस्था बनाई जाए जो स्वायत्त हो, और उसकी जो जुडिशरी की फंडिंग भी स्वायत्त तरीके से हो, ये जरूरी। क्योंकि अगर ये कई लोग ये बोलते हैं कि कॉलेजियम को ख़त्म करके और सरकार को पावर दे जानी चाहिए, तो सरकार को तो पावर देंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर। और हमारा जो DPSP के अंदर जो आर्टिकल 50 है उसमें कह रखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप उसको तो नहीं दे सकते पावर कार्यपालिका को, तो इसके लिए आप अलग से एक सचिवालय बना सकते हो जो पूरी तरह से स्वायत्त हो, ठीक है। ऐसे ही जो
एनजेक फैसला हुआ था तो उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है एमओपी मतलब जजों की जो जिस तरह से ये कॉलेजियम में नियुक्ति होती है इस प्रोसीजर को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन बदला नहीं अभी तक भी वैसे वैसे चल रहा है, तो इसको बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है। डेटा सुरक्षा कानून को सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मतलब नेता और मंत्री अगर विफल होते हैं तो 5 साल बाद जनता उनको हटा देती है वोट पावर यूज़ करके। ऐसे जो जुडिशरी के लिए कोई ऐसा प्रावधान है वो महाअभियोग है, लेकिन वो बहुत बोझिल और बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए जो है वो हटते भी नहीं है। तो ऐसा कुछ इसमें किया जाना चाहिए जिससे अगर वो जैसे भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देते हैं या फिर ऐसे जो संवैधानिक जो नियम है उनका वो अवहेलना करते हैं तो उनको भी हटाने का कोई ऐसा सरल प्रावधान भी हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, नियुक्तियों में, तो उसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, तो ये मैंने जो है इस पेज के अंदर आगे लिख दी इसमें बस शॉर्ट में। जैसे ये है न्यायपालिका कार्यपालिका टकराव, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान व्यवस्था विफल हो जाएगी। और त्वरित न्याय डिलीवरी तो जो है वो न्याय व्यवस्था में लोकतांत्रिक बनाने हेतु कानूनी सुधार, क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग, न्यायिक अवसंरचना सुधार, तकनीक का उपयोग, कॉलेजियम व्यवस्था सुधार आदि आवश्यक है, ठीक है। अब जो है वो जजों की निष्ठा व्यक्तियों की बजाय जो है संविधान के प्रति होनी चाहिए। इसके लिए जो है वो कॉलेजियम में सुधार के लिए राष्ट्रपति को 3 सलाह दी जानी चाहिए। एक तो कॉलेजियम जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कॉलेजियम, ये तो अपने अलग से एक प्रोसीजर जो ये जजेज केस हुए थे, फर्स्ट जजेज केस हुआ, सेकंड जजेज केस हुआ, थर्ड जजेज केस हुआ, उसमें इवॉल्व हुआ है। वहाँ पे तो मूल जो इसमें आर्टिकल 124 है उसके अंदर तो यही कह रखा था कि राष्ट्रपति जो है वो चीफ जस्टिस है जो है वो सलाह लेकर उसकी नियुक्ति करे। बाद में जो फर्स्ट जजेज केस हुआ तो सलाह का मतलब जो है केवल वो ऐसे फौरी तौर पे नहीं हो और पूरी तरह से उसका पालन। उसके बाद सेकंड जजेज केस में वापस जो अपने वरिष्ठतम जो न्यायाधीशों की मिलके जो है इस तरह से होगा। तो ये पूरा एक पूरा इवॉल्व हुआ प्रोसेस, ये मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। इसीलिए ये जो है एक अपारदर्शी और मनमानी व्यवस्था हो गई है। इसके लिए इसको अगर आप ख़त्म तो नहीं करें, लेकिन आप ऐसा हो सकता है कि एक तो स्वायत्त कोई जैसे आप सचिवालय बना दो या फिर इसमें पारदर्शिता वाले प्रावधान डाल दो, तो इससे सही हो सकता है, ठीक है। एनजेक के फैसले में जो मेमोरेंडम प्रोसीजर था उसमें बदलाव किए जाए और जज नियुक्ति में भाई भतीजावाद खत्म करने हेतु जजों और जो आपके नियुक्तिकर्ता के बीच जो रिश्तों का खुलासा हो जाए कि भाई जैसे कोई जिसने जज को नियुक्त किया उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, कोई इसका चाचा मामा फुफेरा का भाई तो नहीं है या फिर बेटा तो नहीं है, ये चीज़ भी जो है खुलासा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद G20 का है, तो G20 का पहले आप देख लेते हैं कि इसका आर्टिकल क्या आया था। ये आर्टिकल क्या है, प्रधानमंत्री जी ने लिखा है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो इसमें जैसे 3-4 चीज़ें हैं वो अपने काम आ सकती है। एक तो जैसे इन्होंने कहा है कि G20 पिछली 17 जो इसकी बैठकें हुई ना, तो उसमें क्या क्या काम किए गए। एक तो जैसे आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज का बोझ कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। एक आपके जो है वो 2016 में सवाल आया था कि G20 की प्रासंगिकता क्या है, सॉरी 2013 में या 16 में आया था, प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है। तो आप ये सीधा उत्तर यहाँ दे रखा है, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। तो मतलब प्रासंगिकता ये है कि जो कराधान सुधार है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान सुधार हो गया, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक हो गया। अब इसकी रिलेवेंस क्या है, तो वर्तमान में जैसे एक तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, जो रूस यूक्रेन वाद हो गया, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के कारण ही जो मतलब कई देशों में महंगाई बढ़ रही है, तो उसको रोकने की जरूरत है। आतंकवाद आज की बड़ी समस्या बन चुका है, तो G20 जो है इतने बड़े देश है क्योंकि ये 1/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मतलब ये जो है ये कोई डिसीजन लेते तो काफ़ी बड़ा एक फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो वर्तमान के जो मुद्दे चलते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को जैसे आगे लाना है, तो उसमें भी ये बहुत कारगर हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इतनी जैसे अपने काम की नहीं है। और आप जब पढ़ते हो तो आपको भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसमें से और भी ले सकते हो। ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिए, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ ये है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने एथिक्स में अपन आगे पढ़ेंगे, स्वार्थवाद है। तो उसमें जो हॉब्स ने कहा है कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से स्वार्थी होता है, जिस प्रकार पत्थर उड़ नहीं सकता वैसे ही मनुष्य जो है वो निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये खंडन करते हैं कि ऐसा अगर होता तो हम लोग जो हमारे अध्यात्म में कहते हैं कि भाई जगत का कल्याण करो, लोगों का भला करो, ठीक है, इंसान का जो समाज के लिए भी काम आए, ऐसी चीज़ें हैं। और इसके प्रति लोग आकर्षित भी होते हैं, खूब लोग आकर्षित होते हैं। जैसे लोग परमार्थ के काम करते ही हैं, जैसे मतलब जीवों के लिए चारा दाना पानी ये डालते हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर वो स्वार्थी होता अगर तो वो काम क्यों करता, तो इसका मतलब स्वार्थी तो नहीं है वो, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ अपन यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई उसका खंडन अगर करना हो तो ये कि इंसान
प्रवृत्ति से स्वार्थी नहीं होता, क्योंकि अगर वो होता तो वो हमारे जो अध्यात्म में जो ये चीज़ें हैं, जगत के कल्याण की बातें हैं, मतलब उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही जो है अभी G20 में जब ये मोदी जी वहाँ गए थे इंडोनेशिया, तब उन्होंने एक जो इन्होंने पहले जो कोटेशन दिया था एक, जब कि ये जो दौर है वो युद्ध का दौर नहीं है, रूस को सलाह दी थी। तो ये भी मतलब एक अच्छी बात है कि वर्तमान में जो युद्ध है वो, ये जो दौर है वो युद्ध का नहीं है। हमें युद्ध किसके विरुद्ध करना है? आतंकवाद के विरुद्ध करना है। और हमें जो है वो ये जो महामारी जो कोविड चल रही है उसके विरुद्ध करना चाहिए। तो ये बताया कि मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हम युद्ध के दौर मतलब युद्ध के दौर में नहीं रहना है, हमको मानवता की भलाई के लिए काम करना है। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही जो है भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो भारत को, जैसे भारत का जो कोटेशन है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहे। ठीक है, एक परिवार यानी हम आपस में साझा करें चीज़ें, सामंजस्य यानी आपूर्ति श्रृंखला हमारी अच्छी हो। ठीक है, और जैसे कि एक भविष्य यानी कि अपने भविष्य यानी जो SDG विकास के जो लक्ष्य है, जलवायु परिवर्तन को कम करने की तरफ आकर्षित हो। महामारी जो वर्तमान में और नई जो वायरस आ रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करें। ठीक है, और अभी जो कोविड को रोकने के लिए जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन के लिए जो सब सहयोग करें। तो ये चीज़ हमारा जो मूल में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन लिख सकते हैं कि भारत को ये फ़ायदा हो सकता है, भारत का संदेश पूरे विश्व में जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा जैसे इन्होंने एक लोकतंत्र के बारे में कही, जैसे लोकतंत्र पर कोई अगर आपको आर्टिकल आ जाए, सॉरी जो निबंध आ जाए अगर, या सवाल भी ऐसा आ जाए पॉलिटी के अंदर, तो वहाँ पे लोकतंत्र की एक भारत की बहुत अच्छी विशेषता है कि भारत के DNA में लोकतंत्र है। ये अपन एक अच्छी बात लिख सकते हैं। DNA में लोकतंत्र क्यों? क्योंकि जैसे आपने इतिहास पढ़ा हो, तो इतिहास के अंदर जो पुराने गण संघ थे उसमें संस्थागार होते थे। संस्थागार में मतलब वो सर्वसम्मति से फैसला लेते थे। तो सर्वसम्मति से फैसला लेते थे तो उसमें क्या है कि वो मतलब लोकतंत्र की भावना थी। यानी कि इतना पुराना लोकतंत्र, जैसे अमेरिका तो लोकतंत्र 1776 में बना है, लेकिन हमारे पास लोकतंत्र की भावना उस टाइम थी। यानी कि जो लोकतंत्र के DNA में हम योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मोदी जी ने कही है। तो ये अपन कहीं भी लिख सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र की जो पुरानी परंपराएं हैं, इसलिए विश्व के जो लोकतंत्र का DNA है उसमें भारत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर भारत अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, मतलब भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 6ठा भाग भारत में रहता है। ठीक है, तो विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या, भारत में इतनी जनसंख्या है। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, जो है वो इतनी विविधता है, तो एक तरह से छोटी दुनिया है। तो यहाँ की नीतियाँ पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमको ऐसा काम करना है, G20 के द्वारा हम ऐसा संदेश दे सकते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में जो भारत की धाक बन सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो है वो ये मानव परिवार को सद्भाव बढ़ाने के लिए इस तरह से इसमें दे रखा है। तो मैंने अब इसमें देखो, इसमें से लिखा है, देखो पहले तो G20, तो पहले तो ये 1 दिसंबर 2022 से भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है। ठीक है, अब G20 की अब तक क्या उपलब्धियां रही है? तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न देशों के सिर से कर्ज का बोझ कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है। अब भारत में बैठक होगी तो इसको क्या लाभ होगा? तो एक तो समग्र मानव कल्याण के लिए हमारी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच लाभदायक होगी। ठीक है, ये युग युद्ध का युग नहीं है। हमें आपस में लड़ने के लिए बजाय जो है वो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी आदि से लड़ने का काम करना चाहिए। ये वैश्विक दृष्टिकोण अगर भारत देगा तो विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे अच्छा कथन, जैसे मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं है। यदि वो स्वार्थी होता तो हम सभी में एकता वाली आध्यात्मिक परंपराओं की ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है, फिर भारत जो है विश्व का सूक्ष्म जगत है, यानी कि विश्व के अंदर ही छोटा विश्व है पूरा। ठीक है, और जहाँ विश्व की आबादी का 6वां हिस्सा रहता है, या भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों, विश्वासों का जो एक विशाल विविधता है, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे। फिर सामूहिक निर्णय लेने की हमारी पुरानी ज्ञात परंपरा है, यानी कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि संस्थागार में जो है वो सब सामूहिक निर्णय लेते थे। तो ऐसी सभ्यता होने से भारत दुनिया के लोकतंत्र जो है उसमें मूलभूत DNA में योगदान देता है, यानी कि लोकतंत्र की परंपरा हमारे यहाँ थी। तो लोकतंत्र का कोई भी वादा है तो वहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हो। अब G20 से हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को तर्कसंगत बना सकते हैं। चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक जो आपूर्ति है उसको गैर राजनीतिक कर सकते हैं। गैर राजनीतिक मतलब अभी जैसे आपने कोरोना के दौरान पढ़ा होगा कि वो वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा था, यानी वैक्सीन राष्ट्रवाद, यानी जिस देश को जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको ही वो वैक्सीन दे रहा है, या फिर अपने देश के लिए जो उन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन को करते हैं, मतलब अपने लिए रख लिया। तो इन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक मत बनाओ, इसके बजाय जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम है उसकी भावना के लिए उपयोग कर सकते हो। तो ये भी काम आ सकता है। खाद्य आपूर्ति में सुधार हो सकता है, जो आपूर्ति श्रृंखला है। ठीक है, मानवीय दशा और सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है।
इस प्रकार भारत का एजेंडा जो है वो महत्वाकांक्षी कार्रवाई उनमें को निर्णायक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली जो है आर्टिकल पढ़ते हो, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ढंग से पढ़ के उसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हो और उसका मतलब रिवाइज करोगे बार बार, तो ये चीज़ें आपके जो है माइंड में फ्रेम हो जाएगी। किसी भी सवाल का उत्तर आप आराम से लिख सकते हो। जब भी आपके पास कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि इसका उत्तर लिखो, तो आपको जो है ज़्यादा कंटेंट याद नहीं होगा, लेकिन आपने अखबार पढ़ रखा है, अखबार की चीज़ें आपने अच्छे से उसको मतलब उसकी जुगाली कर रखी है, तो आपको जब भी पूछा जाएगा तो आप आराम से उसका उत्तर लिख सकोगे। ठीक है, तो एक छोटे से प्रयास के रूप में मैंने आपको बताया है कि अखबार को कैसे पढ़ा जाता है। अखबार में आप ये कभी मत करना कि जैसे वहाँ से पूरा करंट अफेयर एक एक चीज़ ही लिखने बैठ गई, उसमें बहुत टाइम लगता है आपका और इतना वर्थ ही होता नहीं है वो। करंट अफेयर पढ़ने के लिए तो आप जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसका यूज़ करो। अखबार से आप जो है चीज़ें जो एक आपके उत्तरों को मतलब कैसे एनरिच किया जाए, वहाँ से कैसे कोटेशन उठाया जाए, ये चीज़ें काम की होती है। इसके अलावा भी कई रिपोर्ट्स आती है अखबार में कि भी इस जैसे कोई डाटा आ गया तो वो चीज़ें भी काम की होती है, वो चीज़ आप जरूर लिख सकते हो। जैसे पत्रिका के अंदर भी कई बार आता है, भास्कर के अंदर भी कई बार आता है, तो वो रिपोर्ट्स आप जरूर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कोई अच्छी चीज़ जो और कोई कोट आ गया, किसी किताब का अंश हो गया। इसके अलावा भी इसमें जैसे धर्म अध्यात्म की भी चीज़ें आती है, तो उसमें भी कोई चीज़ें ऐसी है जो मानसिक शांति या ऐसी कोई भी जो चीज़ है जो अपने को नैतिकता की ओर जैसे अग्रसर करती है, तो वो चीज़ भी आप ले सकते हो। मैनेजमेंट के भी आर्टिकल इसमें आते हैं, तो मैनेजमेंट में जैसे आपका जो मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी कई जैसे जो अप्रोच है नेतृत्व की वगैरह, तो वो चीज़ आप अगर वहाँ से डालते हो ना तो एक अच्छा आपका मतलब उत्तर का इफेक्ट पड़ता है। ये आप कर सकते हो। थैंक यू।